विजय एस्ट्रोलॉजी में एक बार से फिर से आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है लव मैरिज इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वैदिक ज्योतिष में प्रेम विवाह। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज लाइक वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक कीजिए। इससे वीडियो आगे लोगों तक पहुंचता है और वीडियो ज्यादा लोग ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद जी। तो हम देखेंगे कि क्या योग हैं, कौन से प्लैनेट्स हैं और कौन से घर हैं जो प्रेम लव मैरिज के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो इनमें देखा जाता है जिनको। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रेम विवाह के लिए महत्वपूर्ण ग्रह कौन से प्लैनेट हैं जो लव मैरिज देते हैं। देखिए, सबसे पहले और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्लैनेट है वो है शुक्र। शुक्र क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, क्योंकि शुक्र क्या है, प्रेम के कारक हैं, ठीक है, और आपके रोमांटिक जो रिलेशंस हैं विद आपके पार्टनर, उनके भी कारक शुक्र हैं। और शुक्र अगर लगन में हो, पंचम में हो, पंचम भाव क्या है? पंचम भाव भी आपके प्रेम विवाह को दर्शाता है, ठीक है जी। उसके बाद सप्तम भाव, सप्तम भाव क्या है? आपका मैरिज का भाव है, अ, आपके पार्टनर्स का भाव है। तो उसके बाद 11वां भाव, क्योंकि 11वें से ये दृष्टि डालेगा पंचम पे, ठीक है जी। तो इसलिए शुक्र अगर इन भाव में हो तो व्यक्ति लव मैरिज कर सकता है, ठीक है जी। शुक्र सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह है। उसके बाद आते हैं मंगल। मंगल किन चीजों का कारक है? मंगल है जुनून का, इच्छा का, भावुकता का, और पूर्ण संबंध की क्षमता का, और आपकी सेक्स ड्राइव का। अगर आपका मंगल स्ट्रांग होगा तो क्या है, अगर आप मान लीजिए, शुक्र क्या है? शुक्र है प्रेम का कारक। आपको प्रेम किसी से हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, बट अगर आपका मंगल स्ट्रांग नहीं है तो वो आप उसको बोल नहीं पाओगे, ठीक है ना। अगर मंगल स्ट्रांग है, मंगल क्या है? मंगल है आप उस चीज को बोल सकते हो। अगर किसी से प्रेम है तो उसको बोलने के लिए जो आपको क्षमता चाहिए, जो जुनून, जो इच्छा चाहिए, वो आपको मंगल देते हैं। अगर मंगल और शुक्र साथ में है तो ये एक प्रेम विवाह का योग बनता है, ठीक है जी। उसके बाद आते हैं हम चंद्रमा पे। चंद्रमा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा क्या है? आपके मन है, आपकी भावनाएं हैं, आपका मानसिक झुकाव है, ठीक है जी। तो अगर आपका चंद्रमा और शुक्र ये एक दूसरे को सपोर्ट करते होंगे तो आपका मन है जो लव मैरिज के लिए आपको सपोर्ट करेगा, तो आपका जो झुकाव है वो उस साइड में होगा। और यही अगर चंद्रमा किसी, जैसे शनि के साथ आ जाते हैं, तो वो कई बार क्या है, वो उन चीजों से आपका ध्यान हटाते हैं, वो आपको मोक्ष की तरफ, आपको उन चीजों की तरफ लेके जाते हैं। तो चंद्रमा का मन है, ये भी एक इम्पोर्टेंट प्लेनेट है लव मैरिज के लिए। उसके बाद आते हैं हम राहु पे। राहु क्या है? राहु है असंतुष्ट इच्छा का ग्रह। कोई भी चीज अगर आप में 1% है, से 10% है फॉर एग्जाम्पल, तो राहु क्या करते हैं? उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 4 से गुना कर दीजिए या 5 से गुना कर दीजिए, तो उसको 40-50% पे ले जाते हैं। अगर कोई किसी के मन में इच्छा है 10% है, तो वो राहु उसको बढ़ा देते हैं, 4 गुना 5 गुना बढ़ा देते हैं। यही राहु अगर आपके शुक्र के साथ जाएंगे, अगर शुक्र क्या है? लव मैरिज के कारक है, प्रेम के कारक है। तो आपका अगर राहु के साथ शुक्र चला जाता है तो उस चीजों में आपका प्रेम और भी ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है ना। आपका प्रेम का जो लेवल है वो काफी बढ़ जाता है। और राहु क्या है? राहु क्या है? अपरंपरागत दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। ये इसका मतलब क्या है कि यह संस्कृति और सामाजिक मानदंडों के विरुद्ध है। तो राहु क्या है? राहु अगर स्ट्रांग होंगे और वो शुक्र के साथ होंगे, ठीक है ना, तो इस कंडीशन में क्या है, आदमी अपने जो पेरेंट्स हैं उनकी मर्जी को नहीं मानेगा, उनके बिना अपनी लव मैरिज को करेगा, ये हो सकता है। या फिर कई बार हम देखते हैं कि जैसे इंडिया में पहले तो बहुत होता था, अभी थोड़ा कम होता जा रहा है कि लव मैरिज को हम प्रमोट कर रहे हैं, ओके हो रहा है, काफी घर लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। पहले एक्सेप्टेंस नहीं होता था। तो पहले क्या होता था कि अपने ही जात बिरादरी में मैरिज का होता था। तो राहु क्या है? आपको अपनी जात बिरादरी का सोचने नहीं देते। वो कहते हैं कि आपको जो सामाजिक मापदंड है तो उनको नहीं मानता है राहु, ठीक है जी। तो इसलिए लव मैरिज राहु के विचार में भी आती है। तो राहु व्यक्ति को कामुक बनाता है, क्योंकि जहां भी जाएगा, अभी शुक्र क्या है? शुक्र है भोग विलास का कारक, ठीक है जी। तो राहु अगर भोग विलास के साथ आ जाएगा तो वो क्या है? वो बढ़ा देगा। तो आपकी जो कामुकता है वो उसको कई गुना कर देगा, ठीक है जी। और यह जीवन का अनुभव करने की इच्छा
उत्पन्न करेगा। आपको कई जगह, अलग अलग जगह जाने का, अलग अलग, आपको कई बार प्यार भी हो सकता है, कई अलग अलग डिफरेंट लोगों से भी प्यार हो सकता है, ये भी राहु आपको कराते हैं। तो उसके बाद लास्ट जो ग्रह है वो है बुध। बुध क्या है? वो आपकी बुद्धि है, ठीक है ना। अगर बुध आपका सही है कुंडली में, तो आपका जो लव मैरिज है वो आप पूरा अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके करेंगे और अच्छा शादी करेंगे, और उसको आगे भी आप चलाने की कोशिश करेंगे अच्छे ढंग से। बट अगर आपका बुद्धि बुरे भाव में चला गया, 6 8 12 में चला गया, बुध अस्त हो गया, तो उस कंडीशन में क्या है, बुध क्या देते हैं? बुद्धि और संतुलित दृष्टिकोण। मतलब अच्छी लव मैरिज के लिए बुध का स्ट्रांग होना, अच्छा है, होना बहुत जरूरी है। अगर बुध खराब हो गया आपकी कुंडली में, तो आपका जो लव मैरिज है उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है जी। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। हमने अभी ग्रहों के बारे में पढ़ा, ठीक है जी। अब हम पढ़ेंगे कि प्रेम विवाह के लिए कौन कौन से घर इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहले तो दूसरा भाव सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला भाव भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला भाव क्या है? ये लगन है, आपकी बॉडी है। जो भी फल इस कुंडली ने देने हैं वो किसने लेने हैं? वो लगन ने ही लेने हैं, आपकी बॉडी ने। अगर लव मैरिज होगी तो किससे होगी? आपसे ही होगी। तो आप जो हो, आपको दर्शाने वाली कुंडली क्या है? आपका लगन। आपके पार्टनर, अगर सातवां घर आपके पार्टनर को दर्शाता है, तो पहला घर आपको खुद को दर्शाता है। ठीक है जी। अगर, तो इसलिए पहला घर भी इंपॉर्टेंट माना जाता है। उसके बाद आते हैं दूसरे घर पे। दूसरा घर क्या है? ये आपके कुटुंब का भाव है। कुटुंब मतलब आपके जो सगे संबंधी हैं, जैसे चाचा ताऊ, ठीक है ना, वो जो रिश्ते आते हैं वो आपके कुटुंब में है। अगर आपकी मैरिज होती है तो वो आपके कुटुंब में बढ़ोतरी होगी, ठीक है ना, कोई नया पर्सन आपके कुटुंब में ऐड होगा, तो वो जो एडिशन है, तो उसलिए दूसरे भाव को भी देखा जाता है लव मैरिज के लिए। उसके बाद आता है पंचम भाव। जो लव मैरिज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट भाव है वो है पंचम भाव, क्योंकि ये रचनात्मकता, मानसिकता और प्रेम भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। तो लव मैरिज जो देखते हैं मेनली पंचम भाव से ही देखते हैं। पांचवा भाव सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो पांचवा भाव, पांचवे का स्वामी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं लव मैरिज देखने के लिए। उसके बाद आते हैं सप्तम भाव पे। सप्तम भाव तो हम सबको मालूम ही है, ये आपका जो है, आपके पार्टनर का भाव है, आपके पति पत्नी का भाव है, ठीक है ना। आपके जो पार्टनरशिप्स हैं जिंदगी में, क्योंकि मैरिज भी एक पार्टनरशिप ही है। मैरिज एक ऐसा रिश्ता है जो आप जन्म से नहीं लेके आते हो, आप बनाते हो। तो जो बनाते हो आप रिश्ता, तो कोई भी रिश्ता आप उसके पार्टनरशिप के अंडर ही आता है। तो मैरिज को भी एक पार्टनरशिप की तरह ही देखा जाता है, जहाँ एक वर वधु आते हैं और पार्टनरशिप करते हैं अपनी लाइफ को अच्छे से जीने के लिए, फ्यूचर में उसको आगे बढ़ने के लिए। तो सातवां भाव तो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। उसके बाद आते हैं आठवें भाव पे। जैसे पहले भाव से दूसरा आपका कुटुंब हुआ, ठीक है ना। अब यहाँ सातवां भाव आपकी वाइफ का, आपके पार्टनर का हुआ, सातवें से आठवां क्या हुआ? आपकी पार्टनर का कुटुंब। तो आपका ससुराल हो गया, ठीक है जी। तो आपका ससुराल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद ये आपके रोमांटिक इंटीमेसी को भी दर्शाता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आठवें भाव से देखते हैं, तो आठवां भाव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ आठवें भाव को भी देखा जाता है लव मैरिज के लिए। उसके बाद आते हैं हम एकादश भाव पे। एकादश भाव क्या है आपका? आपकी डिजायर्स, ठीक है ना। जो भी आपकी डिजायर्स हैं, इच्छाएं हैं, वो एकादश भाव से देखते हैं। और एकादश भाव क्या है? सप्तम भाव है पंचम से। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो हम एंटी क्लॉकवाइज ही काउंट करते हैं। देखिए, सातवां भाव है ये, ठीक है। और इससे पूर्ण दृष्टि, एक ये पंचम और जो एकादश भाव है, एक दूसरे पे पूर्ण दृष्टि रखते हैं। तो इसलिए जो आपकी इच्छाएं हैं, अगर आपकी इच्छाएं लव मैरिज के लिए, आपकी इच्छाएं स्ट्रांग होंगी, तो वो आपको लव मैरिज देंगी, ठीक है ना। अब यही आप एक कुंडली देखिए, इसमें आप देख रहे होंगे कि गुरु, जो कि पांचवें घर के कारक हैं, ठीक है ना। पांचवें घर के कारक कौन है? गुरु। गुरु उस पर दृष्टि डाल रहे हैं। उसमें बैठे कौन है? प्रेम के कारक शुक्र। तो ये तो क्लियरली लव मैरिज दिख रहा है आपको इस कुंडली में। तो 11वां भाव भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी इच्छाओं को दर्शाता है। अब हम आते हैं द्वादश भाव पे, जो 12वां भाव है, सब कुंडली का सबसे लास्ट घर। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो भाव है, ये आपका बेडरूम है, आपका जो बिस्तर का सुख है, जो आपकी कामुक संतुष्टि है, उसका भाव 12वां भाव है। तो ये अगर खराब होगा, तो वो भी आपकी लव मैरिज में जो आप
हैप्पीनेस चाहते हैं, जो आपको फिजिकल संतुष्टि चाहिए, वो आपको नहीं मिलेगी। तो इसलिए वो भी एक रीजन होता है आजकल जो आपकी मैरिजेस टूटने का, लव मैरिज पूरी आगे तक नहीं, पूर्ण नहीं चढ़ने का, मतलब ठीक है जी। तो ये द्वादश भाव भी देखा जाता है। तो हमने कौन कौन से भाव देखे? हमने पहला भाव देखा, ठीक है, सेकंड भाव, पंचम, सप्तम, अष्टम, एकादश एंड द्वादश। तो ये भाव आपके लिए इंपॉर्टेंट है लव मैरिज देखने के लिए। अब हम कुछ कुछ चर्चा करेंगे कुछ योगों के बारे में जो आपको लव मैरिज दर्शाते हैं, ठीक है जी। जब दूसरे और पांचवें भाव के स्वामी युति करते हैं तो आपको अपनी पसंद के साथी के साथ शादी करने का मौका मिलता है, ठीक है जी। पांचवा भाव क्या है? आपकी लव मैरिज का भाव है, ठीक है जी। और दूसरा भाव क्या है? आपके कुटुंब का। जब ये दोनों युति करेंगे या स्थान परिवर्तन करेंगे, मतलब इसका स्वामी यहाँ चला जाए दूसरे भाव में, और दूसरे भाव का स्वामी पंचम में चला जाए, तो उस कंडीशन में भी इन्होंने रिलेशन बनाया, तो उस कंडीशन में भी आपका लव मैरिज होने के चांसेस होते हैं, ठीक है जी। अब हम आते हैं शुक्र पे। तो शुक्र क्या है? प्रेम के कारक, सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह लव मैरिज के लिए शुक्र ही है। जब शुक्र 12वें में आपके बेडरूम के घर में जाए, आपकी बॉडी आपके में जाए, ठीक है ना, पहले भाव में लगन में चले जाए, या दसम में चले जाए, सप्तम में आपकी शादी के घर में चले जाए, या अष्टम में आपकी वाइफ के या पार्टनर के कुटुंब में चले जाए, तो यहाँ पे होने से शुक्र आपको प्रेम विवाह देते हैं। जब राहु, शनि या शुक्र ग्रह सप्तम भाव में हो तो जातक का प्रेम विवाह होने की प्रबल संभावना है। ये मैंने एक ही कुंडली ली है, ये काफी फेमस पर्सनैलिटी है हमारे इंडिया में, ठीक है जी। आप लोगों को बताना है कि ये किनकी कुंडली है। अगर आप थोड़ा सा भी रिसर्च करेंगे तो बहुत इजीली आप ढूंढ पाएंगे कि ये किनकी कुंडली है, ठीक है जी। तो ये कुंडली मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि इन्होंने लव मैरिज की है, और जितने भी हम योग बताएंगे उनमें से काफी योग इनकी कुंडली पे लागू होते हैं। तो आपके लिए ये बेस्ट एग्जांपल होगा तो देखने के लिए कि कैसे हम लव मैरिज को देखते हैं, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ किस चीज की बात हो रही है। जब राहु और शनि या शुक्र सप्तम भाव में हो, तो यहाँ पे देखिए जो शनि है अपनी मूल त्रिकोण राशि में, नंबर 11, ठीक है ना, आपकी कुंभ राशि में वो बैठे हैं सप्तम भाव में। ये सातवां भाव हुआ, पहला भाव ये हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। सातवें भाव में शनि बैठ गए। तो मैंने बहुत इन चीजों को ब्लू करके रखा है ताकि आपको पता चले कि इस कुंडली में कौन कौन सी चीजें हमें दिख रही हैं। तो यहाँ पे शनि हमें सप्तम में मिले तो ये लव मैरिज की प्रबल संभावना है, तो इन्होंने लव मैरिज की है। जब राहु या केतु पंचम भाव के स्वामी की उच्च राशि में होते हैं तो जन्म कुंडली में प्रेम विवाह का योग होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो पंचम भाव के स्वामी हैं उनकी जो उच्च राशि है उसमें राहु केतु अगर बैठते हैं, ठीक है ना, ये जो सूत्र है वो इस कुंडली पे नहीं लगता है, बट अगर राहु केतु पंचम भाव के स्वामी की उच्च राशि में बैठते हैं तब भी प्रेम विवाह का योग होता है। तो मतलब 9 नंबर लिखा है, 9 नंबर के स्वामी कौन हुए? गुरु, ठीक है जी। गुरु किस राशि में उच्च के होते हैं? गुरु। तो उसमें अगर राहु केतु बैठेंगे तब आपका प्रेम विवाह का योग होगा, ठीक है जी। और उसके बाद प्रेम विवाह के लिए पंचम और सप्तम भाव के स्वामियों के बीच संबंध हो, दृष्टि हो या राशि परिवर्तन हो। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा भाव है? पांचवा, उसके बाद सातवां। अगर हम हाउस बाय हाउस जाएं तो पहले हम पंचम भाव को लेंगे, फिर आप सप्तम भाव को लेंगे। पंचम भाव क्या आपका लव मैरिज का, सप्तम भाव आपका क्या है? मैरिज का, ठीक है जी। तो उसके बाद अगर ये दोनों घरों के स्वामी, ठीक है, या तो दृष्टि संबंध बनाए या फिर एक साथ कहीं पे भी बैठ जाए कुंडली में। मान लीजिए इसके स्वामी 9 नंबर लिखा है यहाँ पे, इसके स्वामी हुए गुरु और इसके स्वामी हुए शनि। शनि और गुरु अगर युति करें कहीं पे भी तो प्रेम विवाह हो सकता है, ठीक है जी। और राशि परिवर्तन हो, जैसे यहाँ पे 9 नंबर लिखा है, यहाँ पे 11, 11 के स्वामी हुए शनि, शनि यहाँ बैठ जाए और 9 नंबर के स्वामी गुरु सप्तम में चले जाए तो इन्होंने राशि परिवर्तन कर लिया, तो उस कंडीशन में भी आपका लव मैरिज हो सकता है। अब हम आते हैं, सॉरी, अब इस कुंडली पे, इसी कुंडली पे मैं एक और चीज बताना चाह रहा हूँ। मैंने ब्लू किया है दृष्टि।
अभी देखिए यहाँ पे पंचम के स्वामी सप्तम पे दृष्टि डाल रहे हैं। देखिए कैसे, गुरु के पास कौन सी दृष्टियां होती हैं, पांचवी, सातवीं और नवीं। अब यहाँ से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये गुरु अपनी नवीं दृष्टि से सप्तम को, शनि को देख रहे हैं। ठीक है जी। तो इसलिए इस जातक का प्रेम विवाह हुआ। अब हम आते हैं, जब पांचवें और सातवें भाव के अधिपति लगन के अधिपति से अधिक बलवान हो तो भी प्रेम विवाह का योग होता है। अब ये भी एक सूत्र इस कुंडली में देखिए आप, आपके लगन में क्या राशि लिखी है, 5। मैंने यहाँ पे एक चार्ट दिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सी राशि के स्वामी कौन से ग्रह हैं। 5 नंबर स्वामी क्या हुई आपकी, सिंह राशि हुई। सिंह राशि के स्वामी कौन होते हैं, सूर्य। अब सूर्य इस कुंडली में तीसरे भाव में जाके नीच के हो गए, तो वो स्ट्रांग तो नहीं रहे। ठीक है जी, क्योंकि नीच के हो गए। ठीक है ना, नीच का ग्रह तो सबसे बुरा होता है। तो अब हम आते हैं पंचम के स्वामी को। पंचम के स्वामी क्या है, 9 नंबर राशि, गए कहाँ है, 11वें भाव में। 11वें भाव में गए हैं, वो स्ट्रांग अच्छे भाव में गए हैं और अपने भाव को भी देख रहे हैं, तो ये अच्छा हो गया। ठीक है जी, तो मतलब पंचम के स्वामी स्ट्रांग है। अब हम आते हैं सप्तम भाव के स्वामी। सप्तम भाव के स्वामी 11 नंबर राशि लिखी हुई है, कुंभ राशि है। कुंभ के स्वामी कौन है, शनि। और शनि सप्तम में ही बैठे हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि में। ठीक है ना, स्ट्रांग होके बैठे हैं। तो मतलब पंचम के स्वामी भी स्ट्रांग हो गए, सप्तम के स्वामी भी स्ट्रांग हो गए, और यहाँ पे लगन के स्वामी क्या है, वो वीक हो गए। तो इस कंडीशन में प्रेम विवाह का योग बनता है। तो ये जातक को देखिए क्लियर, ये सेम ही कुंडली है, तो उन जातक का प्रेम विवाह का योग देखिए हमें कितनी जगह से मिल रहा है। ठीक है जी। विवाह और रोमांस दोनों ही पांचवें और सातवें भाव के प्रभाव में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका रोमांस आ गया, यहाँ पे आपका विवाह आ गया। ठीक है जी। और अगर पांचवें और सातवें भाव के स्वामी वक्री हो तो भी कुंडली में प्रेम विवाह होता है। ठीक है जी। अब देखिए ये भी इस योग इस कुंडली में लग रहा है। अब देखिए इस कुंडली में कितने योग लग रहे हैं। ठीक है जी। अब यहाँ देखिए इन्होंने क्या बोला है कि पांचवें और सातवें भाव के स्वामी अगर वक्री हैं, पांचवें के स्वामी क्या हुए, 9 नंबर, सॉरी 9 नंबर राशि है, 9 नंबर के स्वामी कौन हुए, गुरु। तो ये इसी इसी कुंडली का चार्ट है, जहां पे हमने देखा है कि कौन से वक्री हैं, कौन से सीधे चल रहे हैं ग्रह। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि गुरु कहाँ है। देखिए गुरु कहाँ है, जुपिटर, गुरु। आर लिखा है, आर का मतलब होता है रेट्रोग्रेड, मतलब वक्री। तो गुरु आपके वक्री हो गए, मतलब प्रबल स्ट्रांग हो गए। ठीक है जी। उसके बाद आते हैं शनि पे, 11 नंबर। शनि कहाँ है, शनि भी रेट्रोग्रेड है। तो देखिए पंचम के स्वामी भी वक्री हो गए और सप्तम के स्वामी भी वक्री हो गए। ठीक है जी, दोनों के स्वामी वक्री हो गए, तो इन्होंने भी इनको प्रेम विवाह का योग बनाया। अब कुंडली में पांचवा घर बच्चों और खुशी को दर्शाता है। ठीक है जी, लव मैरिज को भी दर्शाता है। जबकि 11वां भाव किस चीज का, हमने पहले भी बात किया, आपकी इच्छाओं का। ठीक है ना, आपकी इच्छाओं का घर है ये। तो ज्योतिष में जब विवाह का योग का विश्लेषण करते हैं तो हम दूसरे को, आपके कुटुंब को, पांचवें भाव को और 11वें भाव के बीच के संबंधों को देखते हैं। 11वें भाव से सीधी दृष्टि पंचम पे आ रही है। ठीक है जी, गुरु अपने घर को देख रहे हैं, तो यहाँ पे इनका दृष्टि संबंध हो गया। और यहाँ पे वीनस भी साथ 11वें घर को देखेंगे। शुक्र जो कि प्रेम के कारक है, वो 11वें भाव को देखेंगे, इनका आपस में दृष्टि संबंध हो गया। तो यहाँ से भी क्लियर हमें मिल रहा है कि विवाह जो है वो लव मैरिज में ही होगा। तो ये देखिए जो ब्लू करके रखा मैंने, वो सब इस कुंडली के योग लिखे हैं। अब हम आते हैं, यदि चंद्रमा सप्तम भाव के स्वामी के साथ संबंध बनाता है या शनि मंगल से दृष्ट होता है तो अपने जीवन में प्रेम विवाह होगा। इसका मतलब क्या है, चंद्रमा सप्तम भाव के स्वामी के साथ संबंध बनाता है। देखिए यहाँ पे क्या है, सप्तम, सप्तम भाव यही हुआ हमारा कुंडली का। इसमें 11 नंबर राशि है, स्वामी कौन हुआ, शनि। अब शनि की दो राशियां होती हैं। ठीक है जी, मकर एंड कुंभ, 10 और 11, मकर एंड कुंभ। और चंद्रमा जो है वो कहाँ बैठे हैं, क्या वो मकर राशि में बैठे हैं, देख रहे हैं आप, मकर राशि में बैठे हैं छठे भाव में। तो इन्होंने, चंद्रमा ने शनि के साथ संबंध बनाया, सातवें भाव के स्वामी के साथ संबंध बनाया, तो ये भी प्रेम विवाह का योग बना। देखिए यहाँ पे जो चार योग लिखे हैं, चारों के चारों इस कुंडली में है। ठीक है जी। हमने पिछली स्लाइड पे अगर आप जाओगे तब भी हमें दो योग मिले थे जो इस कुंडली में थे। अब देखिए
यदि शुक्र कुंडली में बुध के साथ पंचम भाव में हो और बृहस्पति की दृष्टि हो तो सफल प्रेम विवाह और सुखी विवाहित जीवन का संकेत मिलता है। मतलब यहाँ पे देखिए शुक्र और बुध पंचम में नहीं है, बट शुक्र अकेले हैं और उन पे गुरु की दृष्टि भी है। यहाँ पे तो देखिए शुक्र कुंडली में बुध के साथ हो, बट बुध के साथ नहीं है, बुध चतुर्थ भाव में है और जो शुक्र है वो पंचम में है, बट उन पे गुरु की दृष्टि है, पूर्ण दृष्टि है। ठीक है जी, सातवीं दृष्टि से वो पूरी दृष्टि से शुक्र को देख रहे हैं। तो इस कंडीशन में देखिए ये सूत्र भी इस कुंडली पे लागू होता है। ठीक है जी। अब जन्म कुंडली में चंद्रमा और शुक्र पांचवें भाव में और बृहस्पति 11वें भाव में हो तो सफल विवाह का संकेत मिलता है। ये तो क्लियर है हमें, चंद्रमा और शुक्र, इसमें से शुक्र पांचवें भाव में आ गया और गुरु आपके एकादश भाव में चले गए, तो ये भी एक सूत्र इस कुंडली पे लागू होता है कि प्रेम विवाह मिल रहा है। प्रथम भाव में चंद्रमा और सप्तम भाव में शुक्र हो या इसके विपरीत लगन चार्ट में हो तो सफल प्रेम विवाह, बहुत प्यार करने वाला जीवन साथी मिलता है। अभी देखिए इसका क्या है, अगर आपका ये लगन है, ये सप्तम है, अगर लगन में चंद्रमा हो और सप्तम में शुक्र हो, या इसके उल्टा हो, लगन में शुक्र हो और सप्तम में चंद्रमा हो, क्योंकि चंद्रमा आपका मन है, शुक्र क्या है, लव मैरिज का कारक है, आपके प्यार का कारक है। तो ये अगर एक दूसरे को पे दृष्टि भी डालेंगे, अगर ये एक ग्रह लगन में होगा और एक सप्तम में होगा तो एक दूसरे पे दृष्टि संबंध भी बनाएंगे ना, और ये दोनों अच्छे ग्रह हैं, दोनों अच्छे ग्रह हैं अगर, तो इसलिए ये दोनों को लव मैरिज में देखा जाता है। अगर ये दोनों यहाँ पे आ गए, एक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, या दूसरा यहाँ पे है, पहला यहाँ पे है, तो उस कंडीशन में आपका जो लव मैरिज इस कुंडली में दिखती है। ठीक है जी। यदि कुंडली के सप्तम भाव में शुक्र बुध के साथ हो या उस पर बृहस्पति की दृष्टि हो, ठीक है जी, अब बृहस्पति की दृष्टि तो मिल गई हमें, ठीक है जी, वो शुक्र के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि मिल गई तो सुखी वैवाहिक जीवन और लंबे समय तक चलने वाली अतरंगता के साथ प्रेम विवाह का संकेत मिलता है। देखिए इस कुंडली में यहाँ पे भी हमें 4 योगों में से 3 योग हमें इस कुंडली में फिर से मिल गए, तो ये कुंडली बेस्ट है आपको लव मैरिज समझने के लिए। सॉरी एक कुंडली और है, हम उसके बारे में भी थोड़ा विचार करेंगे। अब ये देखिए इस कुंडली में अगर आप विचार करें, ये दूसरे जाति का है, एक लेडी की कुंडली है, ये भी बहुत फेमस है। आप इनका भी देखिए कि ये किन की कुंडली है, आप कमेंट में लिखिए कि किन की कुंडली है, ये ऊपर वाली किन की कुंडली है और नीचे वाली किन की कुंडली है। ठीक है जी। अब देखिए ये दोनों ही फेमस पर्सनैलिटी है, इंडिया में बहुत फेमस है। ठीक है जी। इवन के इनका नाम जो है देश विदेश में भी नाम अच्छे से लोग जानते हैं इनको। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, पंचम के स्वामी कहाँ गए, सप्तम में गए। ठीक है जी, पंचम के स्वामी सप्तम में गए, तो जी ये भी एक योग लव मैरिज का हुआ। और उसके बाद इसको शुक्र भी अपने पंचम भाव को देख रहे हैं, जो लव मैरिज का घर है, और जो लव के कारक है उसको देख रहे हैं। ठीक है ना, शुक्र उस घर को देख रहे हैं, शुक्र अपनी जो है अपनी ही राशि में है, स्वराशि के हैं, वो भी अच्छी बात है। ठीक है जी, वो भी अच्छी बात है। देखिए वो स्वराशि के हैं और 11वें घर में बैठे हैं, तो ये सारे योग हम देखते हैं। सबसे पहले हम शुक्र को ही देखेंगे लव मैरिज के लिए, तो यहाँ पे अगर शुक्र को आप देख रहे हैं, शुक्र स्ट्रांग है, बली है और पंचम भाव को देख रहे हैं, तो लव मैरिज होगी ही होगी। उसके बाद जो पंचम के स्वामी है वो गए भी क्या है, विवाह के भाव में, मैरिज के भाव में, सप्तम भाव में, तो ये भी मैरिज का योग हो गया। तो यहाँ पे भी हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये लव मैरिज का योग है कुंडली में। यदि चंद्रमा पंचम में हो और सप्तम में हो या नवम में हो राहु के साथ हो, पंचम तो लव मैरिज हो गई, चंद्रमा आपका मन, राहु क्या है, राहु आपको जो एक सांसारिक बंधन है उससे पार ले जाता है, वो बंधनों को नहीं मानता। तो लव मैरिज क्या है, वो बंधनों को नहीं मान के होती है। ठीक है जी, आप अपनी मर्जी से शादी करते हैं, घर वालों की मर्जी से नहीं। तो पांचवें भाव सातवें भाव, सातवां क्या है, मैरिज का भाव, नवा भाव धर्म कर्म का भाव, क्योंकि राहु तो धर्म कर्म को मानने नहीं देगा ना। तो उस कंडीशन में ये जो है आपकी कुंडली में शुक्र पहले भाव में हो तो कभी कभी जाति समुदाय और धर्म से बाहर प्रेम विवाह दर्शाता है। देखिए राहु क्या है, वो धर्म कर्म को नहीं मानता, नवे भाव में आ गया, धर्म कर्म के भाव में आ गया, तो राहु नहीं मानेगा, तो वो धर्म के उल्टा लेके जाएगा, लव मैरिज कराएगा। तो ये क्लियरली हमें
दिख रहा है। किसी कुंडली में पंचमेश और सप्तमेश के बीच संबंध हो, या संबंध पंचम भाव या सप्तम भाव के बीच में संबंध हो, तब भी, क्योंकि पंचम भाव क्या है, पंचम भाव है आपका लव मैरिज का, सप्तम क्या है आपका मैरिज का भाव। ठीक है जी। तो आपके विवाह का, आपके पार्टनर्स का, तो उनके बीच में संबंध हो या उनके स्वामियों के बीच में संबंध हो, ठीक है जी, तब लव मैरिज होगी। ये हम पहले कुंडली में अच्छे से चर्चा कर चुके हैं इस पे। शुक्र या बुध के साथ सप्तम भाव में चंद्रमा भी हो तो प्रेम विवाह के अवसर मिलते हैं। अभी देखिए, शुक्र क्या है, प्रेम का कारक, ठीक है। तो वहां पे अगर वो सप्तम में जाएगा, विवाह वाले भाव में जाएगा, बुध के साथ जाएगा, और चंद्रमा क्या है, मन, बुध क्या है, बुद्धि। अब बुद्धि और मन आपको प्रेम के साथ चले गए, तो आपका लव मैरिज तो होना तय ही है ना। ठीक है जी। तो ये देखिए, ऐसे हम विचार करते हैं कुंडली में। प्रथम भाव में लगन में शुक्र हो और चंद्रमा भी प्रेम विवाह की। अब चंद्र और शुक्र हमने पहले देखा था कि अगर लगन में चंद्रमा हो, सप्तम में शुक्र हो, या उल्टा हो। अब देखिए, ये बोल रहे हैं कि शुक्र और चंद्रमा अगर एक साथ भी हो तब भी प्रेम विवाह होगा प्रथम में। ठीक है जी, तब भी प्रेम विवाह को दर्शाता है। प्रथम भाव में चंद्रमा या शुक्र पर बृहस्पति की दृष्टि हो, तब भी विवाह उच्च सफलता दे। बृहस्पति क्या है, वो देवों के गुरु है। कुंडली में सबसे अच्छे ग्रह का दशा बृहस्पति गुरु को ही मिला है। ठीक है जी। अब गुरु की दृष्टि होगी तो जो भी आप काम करने जा रहे हैं, अगर आपके विवाह भाव पे होगी तो आपका विवाह अच्छा चलेगा। अगर आपके बच्चों के भाव पे दृष्टि होगी तो आपके बच्चे हैं वो सुखी और संपन्न होंगे और आपकी बात मानने वाले होंगे। तो गुरु की दृष्टियां अच्छी ही अच्छी हैं। गुरु के पास तीन दृष्टियां, वो तीनों दृष्टियां अच्छी हैं, तो इसलिए अगर वो देखेंगे तो वो अच्छा ही फल देंगे। अब देखिए, प्रेम विवाह के लिए यह आवश्यक नहीं है कि किसी जन्म कुंडली में ये सभी योग हैं। हमने करीब करीब 20 योग के आसपास हमने डिस्कस किए हैं। अब किसी भी कुंडली में ये 20 के 20 योग हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है जी, ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। हालांकि संयोजनों की संख्या जितनी अधिक होगी, प्रेम विवाह की संख्या संभावना उतनी ही अधिक होगी। जितने ज्यादा योग आपको किसी कुंडली में मिलेंगे, उतना ही उस जातक के प्रेम विवाह करने की संभावना बढ़ जाएगी। जैसे हमने देखा, अगर देखें, एक बार हम क्विकली चेक करेंगे कि हमने, जैसे 17-18 योग थे हमारे टोटल, तो उनमें से मैं, अब हम क्विकली देखेंगे कि जो हमने कुंडली ली उसमें कितने योग लागू हैं। मैंने ब्लू कर रखा है तो हमें सिर्फ ब्लू को काउंट करना है, एक, दो। ठीक, दो हो गए पहली शीट पे, दूसरी शीट पे तीन, चार, पांच और छह, छह योग हो गए इसमें। अब हम आते हैं थर्ड शीट पे, सात, आठ और नौ, नौ योग हो चुके हैं। ठीक है जी। और देखिए 10, जो कुंडली हमने लिया उसमें 10 योग, 18 में से 10 योग उस कुंडली पे लागू होते हैं। तो देखिए 50% से भी ज्यादा योग लागू होते हैं, तो उनकी तो लव मैरिज होनी हमें क्लियर दिख रही है। ठीक है जी। तो ऐसे ही हम देखना है कि अगर आपको एक प्रेम विवाह का योग दिख रहा है तो उससे ही आप नहीं बोल सकते हैं, आपको और भी चीजें देखनी होंगी, डिटेल में जाना होगा, तभी आप किसी के बारे में बता सकते हैं कि उनकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारी वीडियो समाप्त होती है। विजय एस्ट्रोलॉजी में आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अपनी कुंडली का पर्सनल विश्लेषण चाहिए तो आप vjstrology86@gmail.com पे भेज सकते हैं डिटेल्स। और अगर आपको रत्न रुद्राक्ष जप या दान के बारे में कोई एडवाइस चाहिए तो भी आप अपनी कुंडली vjstrology86@gmail.com पे भेज सकते हैं। धन्यवाद जी। थैंक यू।